अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर 1 है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। और जो हमारे पास ऑर्गेनेलिस में सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज इस ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई इसमें कोई मुश्किल बात लिखी नहीं गई है। देखिए, अब नाम से हमें पता चल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, हम सेल के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले ऑर्गेनेली जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, एंडो मींस इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होगा, इनसाइड। प्लाज्मिक मींस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो भी इसको आप दे, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और रेटिकुलम क्या होता है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, जाल। ठीक है, जैसे वो वॉलीबॉल हम खेलते हैं तो वो जो जाल है, नेट है, वो नेटवर्क है। और ये लैटिन वर्ड है रेटिकुलम, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेट। तो इसका मतलब क्या, नाम से क्या पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे या विद इन द साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क होगा, एक जाल टाइप चीज होगी जो कि उसके अंदर होगी, तो वो हमारे पास क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो यहीं से डिफाइन होगा कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ व्हाट, नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। ये याद रखना, क्या चीज है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नीज का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है वे फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी का नेटवर्क है। उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आ गई, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, नाम से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, फिर उसके बाद प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मतलब एक नेटवर्क है। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सिस्टर्नी क्या है। ठीक है, क्या है सिस्टर्नी, क्या है। तो सिस्टर्नी हमारे पास होगा एक इनक्लोज्ड थैला होता है, मतलब एक बंद ऐसे थैला होता है, इसको हम कहेंगे सिस्टर्नी। ठीक है, जब इससे मजीद इस तरह ये बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे, अगर देखें बहुत सारे थैले बन रहे हैं, तो इस एक को कहते हैं सिस्टर्नी। इस एक को क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। तो ये इनका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि शुरू कहां से होता है, न्यूक्लियस से। बिलफर्ज यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस से शुरू होता है और ये साइटोप्लाज्म तक आता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आता है, ऐसे ऐसे। ठीक हो गया, इसको मजीद ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा किस चीज का, सिस्टर्नीज का। सिस्टर्नी एक जो क्लोज थैला सा होता है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। तो इन सिस्टर्नी का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होगा। उसको हमने क्या कहना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवरऑल जो इसका मेन फंक्शन है एक, वो ये है कि ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। फंक्शन की अगर बात करें तो ये सारे का सारा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा सेल को। मतलब जैसे हम कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो शटरिंग का काम होता है, जब उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे या कोई पिलर है तो वो पिलर पूरे छत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह के हमारे पास यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं सेल को, उसकी शेप को भी मेंटेन कर रहे होते हैं और उसको सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। ठीक है, ये तो होगा हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन। अगर हम टाइप्स पे आते हैं, किस चीज पे आते हैं, टाइप्स पे। हमारे पास टाइप्स इसकी क्या होंगी, इसके हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बड़ी इजी से इसको याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, रफ एंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हमारे पास क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इन शॉर्ट आर भी बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो दो टाइप्स हो गए, कौन सी दो टाइप्स है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR। सही हो गया, दो टाइप्स है, रफ और स्मूथ हो गया। अब देखें, रफ नाम से पता चल गया, मतलब इसके जो अपीयरेंस है विद इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो रफ होगी, जबकि स्मूथ की जो अपीयरेंस अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देते हैं तो वो मुलायम होगा, वो रफ या खुरदरी नहीं होगी। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्ट्रक्चर से देगा, रफ उसकी जो है ना फीलिंग आती है। क्यों आती है वो हम देखते हैं। रफ इसकी किस वजह से होती है, क्योंकि बिलफर्ज ये हमारे पास सैक है, किसका, सिस्टर लीज का, या इंटरकनेक्टेड जो यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये एक सैक है। तो इस सैक के ऊपर साइटोप्लाज्म की तरफ क्या इस तरह हमारे पास राइबोसोम्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। बिलफर्ज ये एक और आ गई तो इसके साथ भी ऐसे जुड़े हुए। अगर इसको साइड से भी देखें तो मतलब इस तरह इसके साथ जुड़े होते हैं, क्या चीज, राइबोसोम्स। क्या चीज इनके साथ जुड़े होंगे, राइबोसोम्स। तो ये रफ क्यों दिखता है, क्योंकि ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसको हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स क्या है। ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम्स इसकी जो लुक है वो रफ रहती है विद इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे हमारे पास वो रेवड़ियां तो देखी हमने ना, रेवड़ी के ऊपर जो तिल लगे होते हैं चारों तरफ, तो उसकी वजह से वो खुरदरी सी हो जाती है, रफ सी हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें रफ दिखेगी। तो वो क्या है, किस वजह से, ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम्स। अब जब इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है तो इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या होगा, related to protein synthesis, related to protein synthesis। अब ये प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस काम किसका है, राइबोसोम्स का है, लेकिन उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है तो मतलब इसका काम भी उसी में होगा। तो ये हमारे पास रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस के एक दूसरा नाम भी है ट्रांसलेशन, प्रॉपर नाम अगर देखें तो क्या है वो, ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन में इसका फंक्शन किस में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन मैंने बताया कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और इसको शेप भी मेंटेन रखता है। तो ये इसके हो गए फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों रफ होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म की बाहर की तरफ अटैच हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और काम इसका क्या होगा, रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद याद रखना, देखो हमने कहा ये न्यूक्लियस के बाद शुरू होता है, न्यूक्लियस के बाद शुरू होता है। तो अगर दूसरे लिहाज से देखें तो ये साइटोप्लाज्म के कौन से रीजन में होगा, न्यूक्लियस के करीब कौन सा रीजन होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, बताओ जरा, साइटोसोल। क्या होता है, साइटोसोल। तो इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली कहां पे होगा, साइटोसोल वाले रीजन में होगा। और हमने कहा था ना कि साइटोसोल क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो यहाँ पर ये क्या, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर सवाल आ जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस रीजन में है, तो साइटोसोल वाले रीजन में होगा। फिर इसी के साथ कनेक्टेड ना ये जो सैक्स हैं वो होते जाएंगे, लेकिन उसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल मुलायम होंगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आते जाएंगे तो इसमें राइबोसोम्स खत्म होते चले जाते, बिल्कुल स्मूथ एक अपीयरेंस देता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही शुरू होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता चल गया कि इस पे नो राइबोसोम्स अटैच्ड, नो राइबोसोम्स अटैच, इन पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो क्या होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो स्मूथ अपीयरेंस होगी, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये अगर इस पर राइबोसोम्स नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का बनना टूटना ये सारा कहाँ पे हो रहा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बन भी रहे हैं या फिर वो टूट रहे हैं, वो उनकी चाहे हाइड्रोलाइसिस हो रही है चाहे उनकी कंडेंसेशन हो रही है, कहाँ पे हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स जितने बन रहे होते हैं वो कहाँ पे बन रहे होते हैं,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, फास्फोलिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, अभी सारे फैट्स हैं। तो वो फैट्स कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं? वो हमारे पास हो रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है? अगर मतलब हम सेल्स को देख रहे हैं और लिवर या स्प्लीन हमारा उस सेल्स को देखें तो वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का। मतलब जो पॉइजनस चीजें होती हैं, जो जहरीली चीजें होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, तो उसको कम जहरीली या उसको फिर नॉर्मल चीजों में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा सेल या हमारी बॉडी इफेक्ट ना हो। तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है ज्यादातर वो कहाँ पे हो रहा होता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा होता है। किस में हो रहा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कितने फंक्शन हुए? कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म भी कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड की सिंथेसिस, चाहे वो ऑयल्स हैं, चाहे वो फैट्स हैं, चाहे वो फास्फोलिपिड्स हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ हो रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहाँ हो रही है? वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हमारे यहाँ कौन सा ऑर्गन ज्यादा करते हैं? एक स्प्लीन और एक लिवर। तो उनके सेल्स में फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये कैल्शियम आयंस की स्टोरेज का काम भी करता है। कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनके स्टोर करता है, उनके स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनको स्टोर करेगा। और ये कैल्शियम आयंस हमारे पास कहाँ यूज होते हैं? कि जब ये कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये सेकंड ईयर में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। जब हम एक्टिन फिलामेंट्स या हम मूवमेंट ऑफ मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज बड़े डिटेल से डिस्कस की गई है कि कैल्शियम आयंस कैसे रिलीज होंगे, कहाँ वो अटैच होंगे और उनकी वजह से कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब हाँ, जो हमारे बोन्स है या जो हमारे हाथ पैर काम कर रहे होते हैं, मसल जो काम कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो वो कैसे कर रहे होते हैं? कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो कैल्शियम आयन है वो उनकी स्टोरेज कहाँ पे होती है? असल में वो हमारे पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और आप याद रखें जो कैल्शियम आयन की स्टोरेज ज्यादातर होती है वो मसल सेल्स में होती है। कौन से? अब देखो रेटिकुलम जो है हर यूकैरियोटिक सेल में, एक बात ये भी याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं हर एक सेल में हमारे पास जो रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लेकिन किसी में रफ वाला ज्यादा होगा, किसी में स्मूथ वाला ज्यादा होगा, किसी में दोनों होंगे। तो यहाँ पर जो मसल सेल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी होती है तो उनको चाहिए होते हैं कैल्शियम आयंस। तो वो कैल्शियम आयंस स्टोर कहाँ हो रहे होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर कोई कहे कि मसल्स जो सेल्स हैं वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, तो जवाब क्या देना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रीजन क्या है? रीजन यही है कि मसल ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी है तो उसके लिए उनको चाहिए होते हैं कैल्शियम आयंस। वो कैल्शियम आयंस ज्यादातर कहाँ स्टोर होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मसल सेल्स में इस वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सही हो गया? कैल्शियम आयन की स्टोरेज। और वहां पे इसको फिर हम कौन सा कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब मसल्स की बात आए तो उसको क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आया? मैंने कहा ना कि जब ऑर्गेनेल्स के बहुत सारे नाम है वो अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप डिफाइन होते हैं। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन अगर हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और उसमें भी ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो हमारे पास RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कम होगा क्योंकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पे हमें कैल्शियम की स्टोरेज ज्यादा चाहिए। तो ये हो गए एक। इसके अलावा ये बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स में भी इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है वो सेल ने बाहर भेजना है तो वो भी इसके थ्रू हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और अगर कोई प्रोडक्ट अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा, तो वो भी कौन से रास्ते से आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है। वो किस में भी इन्वॉल्व होगा? ट्रांसपोर्ट में भी। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तकरीबन एक ही फंक्शन है, उस पर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं तो उसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस से। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम्स तो नहीं होते, लेकिन इसके और बहुत सारे फंक्शन होंगे।
अब शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने तुम लोगों ने, चाहे इतना ही लिखो जितने बोर्ड पे लिखा हुआ, लेकिन पॉइंट सही लिखने। क्या कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होगी, लिपिड की सिंथेसिस भी स्मूथ में हो रही होती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी कहाँ हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल्स एंड स्प्लीन सेल्स। उसके बाद कैल्शियम आयन की स्टोरेज भी कहाँ हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द केस ऑफ मसल सेल्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूलर प्रोडक्ट्स, चाहे वो आउट मतलब इनटू द सेल हो या आउट ऑफ द सेल हो, दोनों में ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व कौन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और एमसीक्यू, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड हो मसल्स के, तब उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास सिस्टर्नीज का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान था, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म वो मौजूद होते हैं। फिर जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों है, कि उसकी अपीयरेंस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आती है वो रफ होती है, वो खुरदरी होती है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और वो किस साइटोप्लाज्म के रीजन में होता है, साइटोसोल में ज्यादातर होता है। उससे का काम क्या होता है, क्योंकि उस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, तो इस वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी रिलेटेड होगा प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोजेल वाले एरिया में ज्यादा होता है, तो वहां पे इसके फिर कई फंक्शंस हो सकते हैं। और ओवरऑल दोनों का फंक्शन जो है एक वो ये भी है कि दोनों चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, ओवरऑल जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक वो मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल में भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास एक और गैलरी होगी, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो तब तक के लिए अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।